of wave, they can oscillate either ways, and depending on that आपके दो टाइप के वेव हमने डिफाइन किए थे. One was called as transverse wave and another was called as longitudinal wave. The two waves that we have already defined. Now we are going to find out an equation for a traveling wave, the wave that is traveling and carrying energy. उसके लिए हम इक्वेशन ड्राइव करने जा रहे हैं कि हम किसी भी वेव को किस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो देखो जानवी, बेसिकली द पॉइंट इज कि अगर कभी भी कहीं भी वेव प्रोपगेट कर रहा है तो वेव का मतलब डिस्टर्बेंस, और डिस्टर्बेंस किसी भी मीडियम पार्टिकल के पास पहुंचने में टाइम लगाता है. मतलब ऐसा नहीं है कि सारे पार्टिकल के पास डिस्टर्बेंस रीचेस एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम. डिफरेंट पार्टिकल रिसीव्स द डिस्टर्बेंस एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स और टाइम वैल्यूज ऑफ टाइम. क्या मतलब सर? जैसे सबसे पहले डिस्टर्बेंस यहाँ पे क्रिएट होगी, तो सबसे पहला जो पार्टिकल डिस्टर्ब होगा दैट वुड बी द पार्टिकल एट ऑरिजिन. उसके बाद वाले पार्टिकल तक डिस्टर्बेंस को पहुंचने में कुछ टाइम लगेगा, फिर आगे जाने में कुछ टाइम लगेगा. तो एवरी पार्टिकल विल रिसीव दिस डिस्टर्बेंस आफ्टर सम टाइम आफ्टर द डिस्टर्बेंस इज ओरिजिनेटेड. ठीक है, तो ये जो सारे पार्टिकल को अलग अलग टाइम पे डिस्टर्बेंस पहुंचता है, तो याद रखो बेटा कि व्हेनेवर अ पार्टिकल रिसीव्स दिस डिस्टर्बेंस, ठीक है, that particle behave same that particle behave in a same way as the particle at the origin would have behaved when it has received the disturbance. मतलब जो पार्टिकल के पास डिस्टर्बेंस पहुंचेगा तो वो वैसे ही बिहेव करेगा जैसे कि ओरिजिन वाला पार्टिकल बिहेव करेगा when it will receive the disturbance. ठीक है, क्या मतलब हुआ सर? मतलब ये कि हर पार्टिकल के पास अलग अलग टाइम पे डिस्टर्बेंस पहुंच रहा है, बट हर पार्टिकल वैसे ही बिहेव करता है जैसे कि उससे पहले वाले पार्टिकल ने बिहेव किया था व्हेन द डिस्टर्बेंस हैज रीच्ड टू दैट पार्टिकल. ठीक है जानवी, अब सोचो कि अगर मान लो किसी यहां पर कोई वेव ओरिजिनेट हुआ एंड दैट वेव प्रोपगेट्स विद अ स्पीड v. v इज द स्पीड ऑफ वेव. मान लो स्पीड ऑफ वेव, दिस इज द स्पीड ऑफ वेव, और ये कोई पार्टिकल है जिस पे मैं डिस्कशन कर रहा हूं. लेट दिस पार्टिकल बी p. वेव सबसे पहले ओरिजिनेट हुआ यहां पर ओरिजिन वाले पार्टिकल पर, और मान लो ये जो p वाला पार्टिकल है इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम दिस ओरिजिन. तो ऑब्वियस ही बात है बेटा कि इस पार्टिकल को यहां से ओरिजिन सॉरी इस डिस्टर्बेंस को ओरिजिन से इस पार्टिकल तक पहुंचने में कुछ टाइम तो लगेगा ना. इट विल टेक सम टाइम, राइट? The disturbance from the origin will reach to the particle p after some time. ठीक है, और जब ये पहुंचेगा इसके पास, तो जैसे ही डिस्टर्बेंस पहुंचा ये पार्टिकल क्या करेगा? With the receiving of this disturbance, this particle will start oscillating. ये पार्टिकल ऑसिलेट करेगा. अगर ये पार्टिकल ऑसिलेट करेगा तो ये वाई डायरेक्शन में, ये ट्रांसवर्स वेव में ले रहा हूं, तो पार्टिकल का ऑसिलेशन ऐसे होगा. ठीक है, तो जैसे ही ऑसिलेट करेगा तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आफ्टर इट हैज रिसीव्ड दिस वेव, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इसका कुछ वाई डिस्प्लेसमेंट भी तो होगा. नहीं, ये बात समझ में? इसके पास कुछ टाइम के बाद डिस्टर्बेंस पहुंचा. द मोमेंट इट हैज रिसीव्ड द डिस्टर्बेंस इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग, एंड इफ इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग इट्स वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट और द डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस विल चेंज विद टाइम. तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर मुझे इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखना हो, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर मुझे इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखना हो, तो वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए कोई तो इक्वेशन होनी चाहिए. नहीं है बात समझ में? किसी भी पार्टिकल का अगर मुझे पोजीशन देखना है कि वो कहां पर है, वाई एक्सिस के अलोंग कहां पर है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे तो वो मूव नहीं कर रहा, वो वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है. तो अगर वो वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, तो कोई भी पार्टिकल अगर वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है तो उसकी कुछ हाइट तो होगी ना किसी भी टाइम पे. तो हाउ टू फाइंड आउट दैट हाइट? वो हाइट अपन कैसे फाइंड करेंगे? अगर ये ऐसे ऐसे कर रहा है तो इसकी हाइट किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या होगी? व्हाट वुड बी द हाइट? तो किसी भी पार्टिकल की जो वाई डिस्प्लेसमेंट है किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम के बाद, जो वाई डिस्प्लेसमेंट है, इसके लिए आपको इक्वेशन ड्राइव करने की जरूरत नहीं है. सिंपल सा आप रिजल्ट याद रखेंगे कि किसी भी पार्टिकल की जो वाई डिस्प्लेसमेंट है दैट इज रिटन एज a इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ kx फॉर अ वेव ट्रैवलिंग टुवर्ड्स राइट. किसी भी पार्टिकल की
जो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है विथ टाइम, वो हम लिखते हैं y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस ऑफ kx, वेयर a इज व्हाट, a इज इट्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब है कि एम्पलीट्यूड, देखो हर पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अप टू विच इट कैन गो विल बी सेम, बट हर टाइम में हर पार्टिकल अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे नहीं होता। हर पार्टिकल की पोजीशन कुछ भी हो सकती है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि किस टाइम पे हम उसकी बात कर रहे हैं और वो पार्टिकल कहां पर लोकेटेड है। क्लियर? तो वाई का मतलब हो गया एम्पलीट्यूड। ओमेगा आपको पहले भी बताया था मैंने कि इट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इसकी वैल्यू आप पहले से भी जानते हो कि विच इज रिटर्न्स 2 पाई बाई टी। के मैंने आपको कल बोला था कि इट्स वेव नंबर, वेव नंबर आपको याद है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई लैम्डा, ये है 2 पाई बाई टी, ठीक है। x क्या है? x इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम origin, x इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल कहां पर है, origin से कितने डिस्टेंस पर है, दैट इज बेसिकली योर x। और y इसका क्या है? y इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अलोंग y एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अलोंग y एक्सिस। इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है कहां पर? अलोंग y एक्सिस। दिस इज नोन एज द इक्वेशन ऑफ वेव, और दिस यू कैन इवन कॉल दिस इक्वेशन एज द इक्वेशन ऑफ वेव फॉर ट्रैवलिंग वेव। ये इक्वेशन है ट्रैवलिंग वेव की, द वेव विच इज ट्रैवलिंग, एंड इफ द वेव इज गोइंग टुवर्ड्स राइट, द इक्वेशन विल बी रिटन एज a sin omega t minus of kx. If the same wave starts going towards left, the same equation will be written as a sin omega t plus of kx, ठीक है। ये वेव की इक्वेशन a sin omega t minus of kx लिखा गया है। इट इज फॉर पार्टिकल गोइंग टुवर्ड्स राइट, और यही अगर प्लस kx लिख दूं तो इट विल बी द इक्वेशन फॉर वेव गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। नोट करो, बताओ। ओके, इसी इक्वेशन को थोड़ा सा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो y इज इक्वल टू a साइन इंटू ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स था, तो ओमेगा को मैं 2 पाई बाई टी इंटू टी लिख सकता हूँ, और के को मैं 2 पाई बाई लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई एक्स लिख सकता हूँ, अभी जो मैंने बताया था आपको। तो y इज इक्वल टू मैं a साइन 2 पाई इंटू टी बाई टी माइनस ऑफ एक्स बाई लैम्डा भी लिख सकता हूँ। दिस इज ऑल्सो द वे ऑफ राइटिंग द सेम वेव इक्वेशन फॉर अ ट्रैवलिंग वेव, ठीक है, कि y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई टी बाई टी माइनस ऑफ एक्स बाई लैम्डा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस सेकंड इक्वेशन को भी आप नोट कर लीजिए। अब देखिए, इसमें अगर मैं छोटा सा एक क्वेश्चन पूछ लूं, कि जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं कि y इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर साइन ऑफ 6.28 6.28 4t माइनस ऑफ 2x, ये आपका एक इक्वेशन है फॉर अ वेव। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ वेव, और आपको दिख भी रहा है कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ फॉर्मेट ऑफ वेव इक्वेशन, ठीक है। तो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ वेव। अब इसमें मैं कई सारी चीजें आपसे पूछता हूँ कि आपको इस इक्वेशन को देखते हुए आपको कुछ चीजें बतानी है, कि एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, वेव नंबर मतलब के, ठीक है, और वेवलेंथ,
ये कुछ चीजें आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है। यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई दीज थिंग्स विच इज एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर एंड वेवलेंथ। आइडेंटिफाई करो तो। देखो मैं बताता हूं। जैसे ये मुझे इक्वेशन दिखाई दी, आई शुड कंपेयर इट विथ द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ वेव। अगर आप वेव की स्टैंडर्ड इक्वेशन देखें जिससे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, तो द स्टैंडर्ड इक्वेशन विथ विच इट शुड बी कंपेयर्ड इज साइन ऑफ 2 पाई इंटू टी बाई टी माइनस ऑफ, ये अगर आप देखो तो ये मैंने के एक्स लिख दिया है ना, एक मिनट रुको। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स बाई लैम्डा। देखिए ये वाली अभी सेकेंड इक्वेशन आपने ये लिखा था ना, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर द वेव। फॉर अ ट्रैवलिंग वेव जो सेकेंड इक्वेशन आई थी वो यही आई थी ना, ए साइन 2 पाई टी बाई टी माइनस ऑफ एक्स बाई लैम्डा। अब अगर आपकी ये इक्वेशन है फॉर ट्रैवलिंग वेव, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन फॉर दिस ट्रैवलिंग वेव, तो अब इसको अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं तो a की वैल्यू क्या होगी, तो दिस विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू 10 साइन 10 सेंटीमीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ a। अब अगर आप फिर दोबारा कंपेयर करो तो t इज बीइंग कंपेयर्ड विद t, इसका मतलब है कि 1 अपॉन टी विल बी इक्वल टू 4। ठीक है, t इज नॉट इक्वल टू 4t, बिकॉज यहाँ इसमें भी t है और इसमें भी t है, तो t तो कंपेयर हो गया, तो 1 अपॉन टी शुड बी इक्वल टू 4। तो इसका मतलब टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 4। ठीक है, इसी तरह से अगर इसमें हम फर्दर आगे बात करें तो इसको अगर हम कंपेयर करें तो ये x बाई लैम्डा इज इक्वल टू 2x, तो x से x गेट्स कंपेयर्ड, तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 2, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई, लैम्डा की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, अब दो चीजों को और पता करते हैं। फ्रीक्वेंसी इज रिटर्न 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो 1 अपॉन टाइम पीरियड इज नथिंग बट 4, और वेव नंबर इज रिटर्न 2 पाई बाई लैम्डा। ठीक है, तो 2 पाई बाई लैम्डा की वैल्यू कितनी 1/2, दैट विल बी इक्वल टू 4 पाई और नॉट। ठीक है, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। Okay, moving on. So this we have talked about the position of particle when the wave travels through a medium. तो किसी भी पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट किसी भी टाइम पे कितनी होगी, दैट वी हैव अंडरस्टूड बाय दिस इक्वेशन। अब अगर कोई पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है तो इट विल ऑसिलेट विद सम वेलोसिटी, राइट? तो उस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। देखो मैं वेव की वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा हूं, वेव की वेलोसिटी इज डिफरेंट एंड पार्टिकल की वेलोसिटी इज डिफरेंट। जिस वेलोसिटी से या जिस स्पीड से वेव ट्रैवल करेगा थ्रू द मीडियम, विद द सेम वेलोसिटी पार्टिकल ऑफ द मीडियम विल नॉट ऑसिलेट। पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है और जो वेव की वेलोसिटी होती है वो सेम नहीं होती, दे आर डिफरेंट, राइट? जैसे मैं आपसे कहूं कि वेलोसिटी ऑफ वेव, मैं दोनों बातें लिख देता हूं, पहले तो मैं वेलोसिटी ऑफ वेव लिख दूं, वेलोसिटी ऑफ वेव। तो वेव की जो वेलोसिटी है दैट इज रिटन एज लैम्डा बाई टी। ठीक है, दैट इज वेवलेंथ अपॉन द टाइम पीरियड, दिस इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ वेव। या इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 अपॉन टाइम पीरियड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी, तो f इंटू लैम्डा भी लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, दिस कैन इवन बी रिटन एज इक्वल टू f इंटू लैम्डा। तो दिस इज द वेलोसिटी विथ विच wave propagates through the medium, means the velocity of wave depends on its wavelength and its time period. बट मैं जो अब कहने जा रहा हूं वो है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल,
किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कैसे आएगा सर? तो हमें मालूम है y विच इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स होता है। किसी भी पार्टिकल की जो पोजीशन है विद टाइम और एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज रिटन एज a sin ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल को मैं लिख सकता हूं। अब यहां पर एक बात देखो जानवी जी, there are two type of variables that we are having in this equation. यहां पर एक वेरिएबल जो है दैट इज योर टाइम, बिकॉज टाइम विल चेंज ऑब्वियसली, तो टाइम इज अ वेरिएबल। और दूसरा जो वेरिएबल है वो एक्स है। एक्स मैंने आपसे बोला था कि इट इज द पोजीशन फॉर अ पार्टिकल जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, एंड दिस पोजीशन इज विद रिस्पेक्ट टू द ऑरिजिन। तो हर पार्टिकल के लिए जो ये पोजीशन है वो अलग अलग होगी ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये वेव प्रोपेगेट करिए मीडियम के सारे पार्टिकल्स, तो हर पार्टिकल एक पॉइंट पे तो नहीं है, ऑल द पार्टिकल्स आर एट डिफरेंट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द ऑरिजिन। इसका मतलब डिफरेंट पार्टिकल के लिए एक्स की वैल्यू डिफरेंट है। तो हियर एक्स इज ऑल्सो वेरिएबल, एक्स भी वेरिएबल है और आपका टाइम भी वेरिएबल है। तो वी आर हैविंग टू वेरिएबल इन द इक्वेशन ऑफ वाई। अब जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, आपको याद होगा कि वेलोसिटी इज रिटन एज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज dx by dt या dy by dt, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। बट यहां पर दो दो वेरिएबल है, तो ऐसे केस में बेटा एक छोटा सा पॉइंट याद रखो। ऐसे केस में व्हेन यू हैव मोर देन वन वेरिएबल एंड यू हैव टू डिफरेंशिएट दैट, तो ऐसे केस में हम एक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये थोड़ा सा समझ लीजिए अभी, पार्शियल डिफरेंशिएशन थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा और जरा सा इसका कॉन्सेप्ट आपके 12th में यूज होगा। ठीक है, तो बस सुन लो कि क्या है ये पार्शियल डिफरेंशिएशन। अगर मान लो कि देयर आर मोर देन वन वेरिएबल इन एन इक्वेशन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखूं y इज इक्वल टू एक्स प्लस ऑफ जेड, एक्स मान लो ये भी वेरिएबल है और जेड भी वेरिएबल है। तो याद रखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन ये कहता है कि इफ यू आर डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो इसके लिए मैंने जरा साइन थोड़ा सा अलग सा बनाया है, थोड़ा ऐसा कुछ कर्व जैसा डी लिखा है, उसको डेल्टा कहते हैं। ये जो कर्व जैसा डी लिखा है इसको अपन डेल्टा कहते हैं, है ना। डेल्टा का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं। अगर ये dy बाय डी एक्स लिखते तो इसका मतलब होता है जनरल डिफरेंशिएशन, बट हम डेल्टा लगा रहे हैं तो इसका मतलब है पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात हो रही है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल्टा y बाय डेल्टा x। इसमें लॉजिक बस ये याद रखना कि इफ यू आर डिफरेंशिएटिंग द क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल, जैसे यहां पर इक्वेशन में मैंने दो वेरिएबल लिया है x और z, अगर मैं y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, इफ आई एम डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, अगर मैं y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो मैं z को ऑल्दो इट इज अ वेरिएबल बट इन दिस प्रोसेस आई विल मेक इट एज अ कांस्टेंट। मतलब अगर मैं डिफरेंशिएशन एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो दूसरा जो वेरिएबल होगा आई विल ट्रीट इट एज अ कांस्टेंट। मेरी फिर से बात सुनिए, आप जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे उसको तो आप वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे, बट जो दूसरा वेरिएबल है उसको आप वेरिएबल की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, और जब आप उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, जैसे मान लो कि आसानी के लिए मैं इसको एक्स स्क्वायर कर देता हूं, तो इसका डिफरेंशिएशन मैं लिखूंगा 2x प्लस ऑफ 0। व्हाई? बिकॉज यू आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, although z is a variable, but in this process you will consider z as to be a constant, और z का जो डिफरेंशिएशन आएगा अगर उसको आपने कांस्टेंट मान लिया तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो डेल्टा y by डेल्टा x will be simply written as equal to 2x plus of 0. This is the concept of partial differentiation, कि आप जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे you will consider that variable as the variable and another variable will be treated as a constant. तो यहाँ पर देखो वेलोसिटी निकालना है तो हम इसका डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो इफ आई एम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम इस केस में क्या करेंगे बेटा कि टाइम को तो एज अ वेरिएबल ट्रीट किया जाएगा, बट x विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ वेरिएबल, रादर इट विल बी ट्रीटेड लाइक अ कांस्टेंट। क्या मतलब हुआ बताता हूं। इस पूरे का डिफरेंशिएशन करते हैं, इस पूरे का डिफरेंशिएशन होगा cos ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। अभी चीज खत्म नहीं हुई, अब इसके आगे हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डेल्टा अपॉन डेल्टा टी ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स।
इसके अंदर वाली क्वांटिटी का, इसको चेन रूल कहते हैं। पहले आपने पूरे साइन का डिफरेंशिएशन किया तो वो कॉस हो गया, और उसके उसके साथ जो ये चीज लगी हुई है, ये जो वेरिएबल पार्ट है इसका, इसको भी आप डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आप लिखेंगे a cos ओमेगा t माइनस ऑफ kx, और इस पार्ट का डिफरेंशिएशन करो तो इस पार्ट में t इज अ वेरिएबल, ओमेगा एज इट इज रहेगा। t का डिफरेंशिएशन करो तो t का डिफरेंशिएशन 1, यहां पर k कांस्टेंट है और x विल आल्सो बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। Why will it be treated like a constant? Because partial differentiation का रूल ही यही है कि जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे उसको हम वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे, बाकी सारे वेरिएबल को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो इस kx का डिफरेंशिएशन हो गया 0, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हो गया सर ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय a इनटू cos ऑफ ओमेगा t माइनस ऑफ kx। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल when a wave travels through a medium. Particle oscillates with this particular velocity of omega a cos omega t minus of kx। इसको नोट करिए, इसको नोट करिए। Janvi, is it done? ठीक है, तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड नाउ वी नो द पार्टिकल्स वेलोसिटी आल्सो, वी नो द वेलोसिटी ऑफ वेव आल्सो। अब इसमें कुछ और भी टर्म्स आप सुन लो। आपने जो ये इक्वेशन लिखा है वेव की, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ kx, ये आपने वेव के लिए इक्वेशन लिखा है। वेव की इक्वेशन में यहां पर याद रखिएगा, दिस y इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, इट इज नॉट द पोजीशन ऑफ वेव, इस बात को याद रखिएगा। तो ये वाला जो टर्म है, दिस टर्म इज कॉल्ड एज फेज। मैंने इसमें इस सेशन में भी बोला था कि साइन या कॉस के साथ जो टर्म होगा दैट विल बी सिंपली कॉल्ड एज इट्स फेज। ठीक है, तो अब इस पे थोड़ी सी हम बात करते हैं, फेज डिफरेंस के कॉन्सेप्ट पे। अगर मान लो बच्चे, मैं आपसे ये कहता हूं कि हमारे पास दो वेव्स हैं, मतलब मान लो कि दो सोर्सेस से वेव आ रही है, मतलब ये यहां से भी हमने एक चीज को डिस्टर्ब कर दिया और यहां से भी हमने एक मीडियम को डिस्टर्ब कर दिया, मतलब मीडियम को दो पॉइंट पे बैठ के हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। मतलब आप ऐसे समझ लो कि आप हम दोनों वाटर सरफेस पे बैठ गए, एक तरफ से आप उस वाटर सरफेस को डिस्टर्ब कर रहे हो और दूसरी जगह से मैं उस वाटर सरफेस को डिस्टर्ब कर रहा हूं, तो उस मीडियम के अंदर दो दो वेव ओरिजिनेट होंगे। ठीक है, अगर हम दोनों वाटर सरफेस को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो उस केस में दो वेव ओरिजिनेट होगा वाटर सरफेस पर। अगर दो और भी बंदे हमारे साथ बैठ जाए और वाटर सरफेस को डिस्टर्ब करें तो और भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, मतलब और भी वेव प्रोपगेट होगा। समझ रही हैं आप? अब आप इस बात को समझिए कि अगर मैं आपसे ये कहता हूं, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि यहां से एक वेव आया और जैसा वेव मैं क्रिएट कर रहा हूं वैसा ही वेव आप क्रिएट कर रही है, और यहां से एक वेव आया, आपका वेव x1 डिस्टेंस चल के यहां पहुंचा और मेरा वेव x2 डिस्टेंस चल के यहां पर पहुंचा। ये दोनों वेव्स हैं, मान लीजिए कि मेरा वेव x1 डिस्टेंस चल के पहुंचा और आपका वेव x2 डिस्टेंस चल के पहुंचा, ये जो भी है। ठीक है, और दोनों वेव आइडेंटिकल है,
बट दोनों यहां पर पहुंचने के लिए डिस्टेंस अलग अलग ट्रैवल कर रहे हैं, दे हैव ट्रैवल्ड डिफरेंट डिस्टेंसेस टू रीच दिस पॉइंट। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट पे एक जो डिस्टरबेंस आएगा वो आप वाला, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स वन, ठीक है। और दूसरा वाला जो डिस्टरबेंस आएगा मेरा वाला, उसको हम लिख सकते हैं ए साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स टू। सर आपने ए सेम क्यों रखा? बिकॉज मैं कह रहा हूं कि ये दोनों आइडेंटिकल वेव है। ऐसा इमेजिन करो कि हम दोनों वेव आइडेंटिकल वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं। हाँ, बस फर्क इतना है कि आप वाली वेव अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है टू रीच अ पर्टिकुलर पॉइंट, और मैंने जो वेव क्रिएट किया दैट कवर्स अ डिफरेंट डिस्टेंस टू रीच द सेम पॉइंट। तो बेटे मैं ये कह सकता हूं कि इन दोनों वेव के केस में ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट फेज कहलाता है। तो अगर ये दोनों वेव जो यहां पर पहुंचे उसका फेज डिफरेंस देखें, तो पहले वाले का हम फेज लिखेंगे तो phi 1 विल बी रिटन एज इक्वल टू ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स वन, phi 2 विल बी रिटन एज इक्वल टू ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स टू, ऐसे लिख सकते हैं। तो इन दोनों का अगर हम फेज डिफरेंस देखें तो phi 1 माइनस ऑफ phi 2, दिस इज इक्वल टू फेज डिफरेंस, राइट? ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू व्हाट? दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स वन, किसी को किसी में से सब्ट्रैक्ट करो, माइनस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स टू। तो डेल्टा फाई कैन बी रिटन एज इक्वल टू ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स वन माइनस ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ के एक्स टू। ओमेगा टी से ओमेगा टी वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा फाई को मैं ऐसे लिख सकता हूं, के कॉमन ले लूं तो एक्स टू माइनस ऑफ एक्स वन। एम आई राइट? यहां तक कुछ कुछ समझ में आ रहा है आपको? और x2 माइनस x1 को अगर हम ध्यान से देखें तो x2 इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वन ऑफ द वेव एंड x1 इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अनदर वेव। तो अगर बेटा आप एक बात सोचो कि मैं यहां पर पहुंचने के लिए कुछ 10 मीटर कवर कर रहा हूं, कोई दूसरा बंदा यहां पर पहुंचने के लिए ही कवर्स ओनली 8 मीटर, तो हम दोनों के बीच के डिस्टेंस का डिफरेंस कितना है? तो मैं 10 मीटर कवर करता हूं टू रीच अ सेम पॉइंट एंड द अनदर वन इज कवरिंग द 8 मीटर टू रीच द सेम पॉइंट। तो हम दोनों के पाथ के लेंथ का जो डिफरेंस है वो आपको नहीं लगता कि 10 माइनस ऑफ 8 होगा एंड दिस कैन बी कंसीडर्ड एज द पाथ डिफरेंस? सोच के देखिए। सिमिलरली अगर हमारे ये दो वेव्स हैं, एक वेव कवर करता है x1 डिस्टेंस, दूसरा वेव कवर करता है x2 डिस्टेंस टू रीच द सेम पॉइंट, तो आपको नहीं लगता कि दोनों वेव ने जो लेंथ कवर किया है दे आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट? तो इन दोनों के पाथ लेंथ का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? दैट विल बी सिंपली x2 माइनस ऑफ x1। जानवी बोलो भाई। यहां तक नोट करो पहले जल्दी से। डन। अब सुनो, इस चीज को हम कह सकते हैं x2 माइनस ऑफ x1 को वी कैन कॉल इट एज पाथ डिफरेंस। इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं डेल्टा फाई इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स, where delta x is called as path difference। मतलब दो वेव का जो फेज डिफरेंस है वो पाथ के डिफरेंस पे डिपेंड करता है। पाथ के डिफरेंस पे भी डिपेंड करता है और भी किसी चीज पे डिपेंड करता है, बट पाथ के डिफरेंस पे भी डिपेंड करता है। तो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच ये रिलेशन, मतलब दो वेव के बीच का अगर फेज डिफरेंस देखा जाए विद पाथ, मतलब अगर पाथ का डिफरेंस है दो वेव में तो फेज का भी डिफरेंस होगा दो वेव में, और कितना होगा? तो दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स। ठीक है? जैसे अगर मैं मान लो कि आपसे एक एग्जांपल ले लेता हूं कि इफ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा, मतलब दो वेव एक पॉइंट पे पहुंची है और दोनों वेव के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो एग्जैक्टली लैम्डा के बराबर है, तो डेल्टा फाई विल बी इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा। ठीक है, तो डेल्टा फाई विल बी इक्वल टू सिंपली इक्वल टू 2 पाई। इसका मतलब अगर दो वेव के पाथ के बीच का डिफरेंस 2 पाई हो तो उन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो एग्जैक्टली सॉरी दो वेव के पाथ का डिफरेंस अगर लैम्डा हो तो उन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो एग्जैक्टली 2 पाई होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि दो वेव के बीच का
पाथ डिफरेंस अगर मान लो कि लैम्डा है तो उन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना हो जाता है 2 पाई। जैसे अगर मान लो कि मैं आपसे कहता हूं कि इफ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, अगर डेल्टा एक्स लैम्डा बाई 2 है मतलब पाथ का डिफरेंस लैम्डा बाई 2 है, तो फेज का डिफरेंस आप कैसे लिखेंगे 2 पाई बाई लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा बाई 2। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा तो फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा पाई। इसका मतलब अगर मुझे पाथ का डिफरेंस पता है तो मैं फेज का डिफरेंस निकाल सकता हूं। ठीक है, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गई कि दो वेव के फेज का जो डिफरेंस है वो इसके पाथ के डिफरेंस पे डिपेंड करता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लो कि बेटा हम दो, मैं और आप कहीं जा रहे हैं, सेम पोजीशन पे पहुंचना है हम दोनों को। आप मेरे से पहले पहुंच गए, मैं आपके बाद पहुंचा। ठीक है, हम दोनों के लिए वो सेम लोकेशन की डिस्टेंस सेम है। मान लो फॉर एग्जांपल मुझे और आपको यहां पहुंचना है, जानवी और सर, इन दोनों को इस पॉइंट पे पहुंचना है और हम दोनों के लिए ये जो डिस्टेंस है ये सेम है। बट आप पहुंच गए यहां पर 10:12 पे और मैं पहुंचा यहां पर 10:20 पे। तो इसका मतलब है सर हम पहुंच रहे हैं बाई द सेम टू द सेम डिस्टेंसेस, वी आर कवरिंग द सेम डिस्टेंस, बट देर इज अ डिफरेंस इन टाइम ऑफ रीचिंग, राइट। आप जिस टाइम पे पहुंचे हो मैं भी उस टाइम पे वहां पर नहीं पहुंचा हूं, हम दोनों में टाइम का डिफरेंस है। तो इसी तरह से बेटा अगर आप किसी भी सोर्स से यहां से एक वेव आए, यहां से एक वेव आए, भाई एक मीडियम में, आप एक मीडियम में याद रखिए कि जितने मर्जी उतने वेव आ सकते हैं। ठीक है, कितनी जगह से डिस्टर्ब कर रहे हैं उसके बेसिस पे एक वेव भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, एन नंबर ऑफ वेव्स भी हो सकते हैं। मान लीजिए आप पहुंचे हो यहाँ पे टाइम t1 में और मैं पहुंचा हूं यहाँ पर टाइम t2 में, मतलब ये वेव, एक वेव को लगा टाइम t1 पहुंचने में और दूसरे वेव को लगा टाइम t2 पहुंचने में। दोनों के लिए x की वैल्यू सेम, द लेंथ द वेव हैज कवर्ड इज सेम, दोनों वेव का एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों आइडेंटिकल वेव है, बट ओनली द डिफरेंस इज इन टाइम ऑफ रीचिंग द पॉइंट एज शोन। तो अब अगर मुझसे कोई इस केस में पूछ ले कि भाई यहां पर कोई फेज का डिफरेंस होगा या नहीं होगा, तब देखो मैं फिर से लिखूंगा y1 इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा t1 माइनस ऑफ kx, y2 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t2 माइनस ऑफ kx। तो यहां पर फिर से फेज तो यही है, फेज तो यही टर्म है। अब इन दोनों में अगर मैं फेज का डिफरेंस निकालूं डेल्टा फाइव, तो अगेन आई विल बी राइटिंग फाई टू माइनस ऑफ फाई वन और फाई वन माइनस ऑफ फाई टू, जो भी आप लिखें। तो दिस विल बी रिटन एज ओमेगा t1 minus of kx minus of omega t2 minus of kx. This will become equal to delta phi omega t1 minus of kx minus of omega t2 प्लस ऑफ kx। kx वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा फाई की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा t2 माइनस ऑफ t1। डेल्टा फाई की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा t2 माइनस ऑफ t1। ठीक है, ओमेगा को आप क्या लिख सकते हैं, ओमेगा को आप लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी, वेयर टी इज टाइम पीरियड, इनटू t2 माइनस ऑफ t1। और इस t2 माइनस ऑफ t1 को मैं क्या कह सकता हूं, तो मैं इसको कह सकता हूं टाइम डिफरेंस। तो इसका मतलब हो गया ये 2 पाई बाई टी मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी आप लिख सकते हैं। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस, फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस, दिस इज द रिलेशन। इसका मतलब फेज पाथ के साथ भी वेरी करता है, पाथ डिफरेंस होगा तब भी देयर विल बी अ फेज डिफरेंस, और अगर टाइम डिफरेंस होगा तब भी देयर विल बी अ फेज डिफरेंस। तो दोनों के साथ फेज आपका वेरी करता है, पाथ के साथ भी और टाइम के साथ भी। ठीक है, अब जैसे इसमें एक बात समझो कि अगर मैं आपसे कह लूं कि इफ टाइम डिफरेंस इज एग्जैक्टली इक्वल टू
द टाइम पीरियड कैपिटल टी के बराबर हो जाए, मतलब दो वेव के बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो एग्जैक्टली उनके टाइम पीरियड के इक्वल हो, तो इस केस में मैं डेल्टा फाइव को क्या लिख सकता हूँ, तो डेल्टा फाइव कैन बी रिटन एज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा, सॉरी 2 पाई बाय टी, 2 पाई बाय टी मल्टीप्लाइड बाय टी, टी से टी कैंसिल, तो फेज डिफरेंस विल बिकम इक्वल टू 2 पाई। इसका मतलब चाहे पाथ डिफरेंस हो लैम्डा या टाइम डिफरेंस हो कैपिटल टी, फेज डिफरेंस हो जाता है 2 पाई। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि डेल्टा टी इज इक्वल टू टी बाई टू, ठीक है, मतलब टाइम डिफरेंस की वैल्यू हाफ ऑफ द टाइम पीरियड हो, तो डेल्टा फाइव की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई टी मल्टीप्लाइड बाई टी बाई टू, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा फाइव इज इक्वल टू पाई। इसका मतलब फेज का पाथ का डिफरेंस हो लैम्डा बाई टू या टाइम का डिफरेंस हो टी बाई टू, दोनों केस में फेज का डिफरेंस जो होगा वो पाई होगा। ठीक है, नोट करो इसको। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो ये तो बेसिक सा एक आइडिया है आपके वेव का, कि किसी भी ट्रैवलिंग वेव के लिए आप सिंपली ये कह सकते हो कि जो आपकी वेव है वो जब ट्रैवल करेगी तो किसी भी पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन वाइल द वेव ट्रैवल्स थ्रू द मीडियम विल बी रिटन एज ए साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। और दो वेव के बीच में फेज का डिफरेंस भी हो सकता है, पाथ का डिफरेंस भी हो सकता है, ठीक है, और टाइम का डिफरेंस भी हो सकता है, और फेज डिफरेंस इज रिलेटेड टू पाथ डिफरेंस एज वेल एज it is related to the time difference also. अब नेक्स्ट एक छोटे से पॉइंट पे आते हैं, स्पीड ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग। स्पीड ऑफ वेव, वेव की स्पीड कहां पर, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग पर। आप बेटे किसी स्ट्रिंग को ऐसे पकड़ो, मतलब एक स्ट्रिंग लो और उस स्ट्रिंग का एक एंड आप कहीं पर फिक्स कर दो, अब दूसरे एंड को जर्क करो, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि व्हेन यू विल जर्क द अनदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग, तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि उस केस में एक वेव क्रिएट होगी स्ट्रिंग पे एंड इट विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये जो वेव क्रिएट हुई है स्ट्रिंग पर, जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, इट इज प्रोपगेटिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो ये कुछ स्पीड से प्रोपगेट कर रही होगी। अब पॉइंट ये है कि व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ दैट वेव which is propagating through this string or the length of the string, string के length के along जो ये wave propagate कर रही है उसकी speed कितनी होगी, तो let us find out that। अच्छा, ये जो हम speed of wave on string निकालेंगे, we will be finding this by the dimensional analysis। अगर आपको याद हो तो डायमेंशनल फॉर्मूला का तीन एप्लीकेशन था, एक था कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, दूसरा उसका था कि टू चेक द डायमेंशनल एक्यूरेसी ऑफ एन इक्वेशन, और तीसरा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला ये था, तीसरा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला था टू ड्राइव द फिजिकल फॉर्मूला ऑफ अ क्वांटिटी। अगर वो किसी, अगर हमें ये पता है कि वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, तो हम किसी भी क्वांटिटी का फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं बाय यूजिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला। किसी भी क्वांटिटी नहीं, बल्कि देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन कि हर क्वांटिटी का आप डायमेंशनल फॉर्मूला यूज करके उसका फिजिकल फॉर्मूला ड्राइव नहीं कर सकते, बट फिलहाल यहां पर हम उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। कुछ कुछ के हम कर सकते हैं भाई, कुछ कुछ के हम डायमेंशनल फॉर्मूला यूज करके उसका फिजिकल फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, जैसे आपको ये कराया गया होगा डायमेंशनल फॉर्मूले वाले चैप्टर में, जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स में आपको ड्राइव कराया गया होगा रिजल्ट यूजिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला। तो उसी तरह से हम ये वेव की भी जो स्पीड है स्ट्रिंग पर, दैट वी विल डिटरमाइन बाय यूजिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला यूज करके हम इस वेव की स्पीड डिटरमाइन करेंगे। और कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए भाई, आपसे बोला गया कि स्पीड ऑफ वेव, मैं लिख देता हूं, स्पीड ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन mass of a string, length of a string and tension in a string। इन तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है,
और टेंशन पे डिपेंड करता है। ये 3 फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। तो अगर ये इन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है तो कैसे डिपेंड करता है, उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो वो निकालने के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि लेट्स से दिस स्पीड ऑफ वेव डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द स्ट्रिंग एज v proportional to m to the power a, where a is called as its dimension, अगर तुम्हें थोड़ा भी डायमेंशनल फॉर्मूला याद हो तो। इसी तरह से v इज प्रोपोर्शन टू लेंथ टू द पावर b एंड v इज प्रोपोर्शन टू टेंशन। टेंशन को हम t से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, बट यहाँ पर फोर्स f से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसलिए बिकॉज दो दो टी में आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, बिकॉज t से हम टाइम पीरियड को भी रिप्रेजेंट करते हैं और t से हम टेंशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जस्ट टू अवॉइड द कंफ्यूजन मैं टेंशन को यहाँ पर f से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहां से मैं ऐसे कह सकता हूं कि v इज प्रोपोर्शन टू m टू द पावर a l टू द पावर b f टू द पावर c, और वी कैन राइट v इज इक्वल टू k m टू द पावर a l टू द पावर b एंड f टू द पावर c, ऐसे लिख सकते हैं आप। इसके बाद आप क्या करते हैं, इसके बाद आप सारे टर्म्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं, और याद रखिए कि k इज अ कांस्टेंट जिसके बारे में हमें आइडिया नहीं है कि वेदर इट इज अ डायमेंशनल कांस्टेंट और डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ये कैसा कांस्टेंट है हमें नहीं पता, तो इसलिए हम k का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। और आपको शायद याद हो तो डायमेंशनल फॉर्मूला की लिमिटेशन यही होती है सर, दिस इज द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, कि उससे आप ये जो कांस्टेंट इन्वॉल्व होता है उस कांस्टेंट का फॉर्मूला ड्राइव नहीं कर सकते, या उस कांस्टेंट की वैल्यू आप फाइंड आउट नहीं कर सकते यूजिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला। दिस इज बेसिकली द वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो अब देखिए v l t to the power minus 1, dimensional formula of v, m is mass m to the power a, l is length l to the power b, and force मतलब tension is also a force, so mlt to the power minus 1 to the power c. These are the dimensional formula, mlt to the power minus 1 to the power c. Minus 1 or minus 2? What is the dimensional formula for force? mlt to the power minus 2. ठीक है, तो यहां पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं mt to the power minus 1 is equal to m to the power a और ये प्लस ऑफ c l to the power b प्लस ऑफ c t to the power minus of 2c, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं हम। अब सेम वाले कोफिशिएंट्स को इक्वेट करो, तो आप देखो t टू द पावर माइनस 2c इज इक्वल टू t टू द पावर माइनस 1, ये t टू द पावर माइनस 2c इज इक्वल टू t टू द पावर माइनस 1, तो 2c इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, c की वैल्यू आ गई 1/2। इसी तरह से सर b प्लस c इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो b की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ c, दैट इज b इज इक्वल टू 1 माइनस b इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ 1/2, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। इसी तरह से फाइनली इज योर a, तो a प्लस c, राइट साइड पे मास नहीं है, सॉरी लेफ्ट साइड पे मास नहीं है, तो a प्लस c इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू माइनस c, तो a इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2। यहां तक जानवी नोट करो पहले। डन, चलो ठीक है।
तो अब ये सारी चीजों को यहाँ उठा के रख दो, v के जो हमने इक्वेशन लिखा था ना v के लिए, इन सारे पावर्स को यहाँ उठा के रख दो। तो आप ऐसे देखो, तो यहाँ से v की वैल्यू, v को आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस कांस्टेंट m टू द पावर a विच इज -1/2, ठीक है, L to the power b which is 1/2 and c to the power c to the power कह रहा हूँ, f to the power c which is again 1/2। तो इसको हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, देखिए, ऐसे भी लिख दें तो कोई दिक्कत, जानवी प्लीज सी दिस कि v इज इक्वल टू के एल पे पावर 1/2 एफ पे पावर 1/2 अपॉन m टू द पावर 1/2। तो v को हम ऐसे भी लिख सकते हैं k, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट एफ एल अपॉन m। भाई m को अगर मैं नीचे ले आऊंगा डिनोमिनेटर में तो इट्स पावर विल बिकम पॉजिटिव, अगर ऊपर नेगेटिव है तो नीचे पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वीडियो इज फ्रोजन, फ्रोजन हो गया। नहीं, फ्रॉम माई साइड इट्स ओके, इट्स वर्किंग, इट मे बी एट योर साइड, प्लीज चेक योर नेटवर्क कनेक्शन। जानवी, हुआ ठीक वीडियो आपका? ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया यहाँ तक? इस चीज को हम ऐसे भी लिखते हैं तो कोई इशू आपको कि सर, अच्छा यहाँ पर ना एसआई यूनिट में के की जो वैल्यू है वो फॉर्चुनेटली 1 होती है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ एम अपॉन एल, ये ऐसे लिखा जा सकता है। एल को अगर मैं एम के नीचे ले आऊं तो एक ही बात है ये दोनों, राइट? ऐसा क्यों लिखा, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं अंडर रूट ऑफ एफ डिवाइडेड बाई म्यू। अब इस म्यू का क्या मतलब होता है, तो म्यू बेसिकली इज नथिंग बट मास पर यूनिट लेंथ। इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी केजी पर मीटर। तो मतलब ये अल्टीमेटली मैं ये कह सकता हूं कि स्पीड ऑफ अ वेव ऑन अ स्ट्रिंग इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टेंशन या फोर्स, जो भी कह लो आप, डिवाइडेड बाय म्यू, वेयर म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ। म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रोप और द स्ट्रिंग व्हाटएवर यू हैव। ठीक है, इसको नोट करो, एक क्वेश्चन मैं समझाता हूं इसके बेसिस पे। डन। अब देखिए, ये जैसे मैं आपको क्वेश्चन समझाऊं, मैं आपसे कहूं
कि यहाँ पर एक रोप है जिसमें मैंने एक वेव ओरिजिनेट कर दिया है इस साइड पे, ठीक है। इस रोप का दूसरा एंड कहीं कनेक्टेड होगा, बट दिस इज अ वेव दैट हैज बीन ओरिजिनेटेड ऑन दिस स्ट्रिंग। आपको बताना है कि इस स्पीड ऑफ वेव इज व्हाट इफ द लेंथ ऑफ द रोप, इधर लिख देता हूं, लेंथ ऑफ रोप is equal to, let's say it's 4 meter, and mass of rope is equal to, let's say it's 500 gram, ठीक है, and the tension in the rope or the string is equal to 10 न्यूटन। तो आपको बताना है v की वैल्यू क्या होगी। तो you have to do nothing, just you have to plug in all these values in the formula of speed of wave in a string। और स्पीड ऑफ वेव इन स्ट्रिंग का फॉर्मूला क्या है, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, मतलब या f बाई म्यू, जो भी आप कह लें। तो टी बाई म्यू भी कह लो, क्या जाता है, बस इतना याद रखना कि टी का मतलब इट्स नॉट टाइम पीरियड, इट्स द टेंशन, ठीक है। तो टी ऑलरेडी आपको गिवन है। म्यू का मतलब क्या होता है, तो म्यू की वैल्यू होती है मास अपॉन लेंथ। मास की वैल्यू कितनी, 500 ग्राम। तो कन्वर्ट इट इनटू केजी। तो अगर आप केजी में कन्वर्ट करेंगे, दिस विल बी 1/2 एंड लेंथ इज 4, तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/8, राइट, दिस विल बी योर म्यू। तो अब v की वैल्यू डायरेक्टली आप यहाँ पे रख दीजिए, 10/1/म्यू, तो द v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन दिस स्ट्रिंग। डन। अब जैसे देखो, एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। मान लो बेटे, मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर एक पुली लगा रखी है हमने, और यहाँ पर एक वेव हमने ओरिजिनेट किया, यहाँ पर एक वेव क्रिएट किया या प्रोड्यूस किया, जो भी कह लो, और यहाँ पर एक ब्लॉक ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। इस ब्लॉक का मास 4 किलोग्राम है। दिस एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज कनेक्टेड टू अ फिक्स्ड वॉल। इसका मतलब है ब्लॉक कैन नॉट मूव। ये वाला जो ब्लॉक है ये मूव नहीं कर सकता, इसका मास 4 किलोग्राम है, ये ब्लॉक मूव नहीं कर सकता। आपसे बोला गया कि ये जो पूरी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ऑफ दिस रोप इज इक्वल टू 10 मीटर। अच्छा, यू कैन नेग्लेक्ट दिस लेंथ, ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कैन बी नेग्लेक्टेड, दिस लेंथ कैन बी नेग्लेक्टेड। मैं लिख देता हूँ, इसको यहाँ पर ऐसे ही लिख देता हूँ, दिस लेंथ इज नेग्लिजिबल, ठीक है। वो लेंथ नेग्लिजिबल, इसका मतलब आप रोप का पूरा मास आप ऐसे मान लीजिए कि इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 10 मीटर। रोप का पूरा मास कह रहा हूँ, पूरा लेंथ, और मास ऑफ द रोप आप मान लीजिए कि इट इज 2 किलोग्राम। ये रोप है 10 मीटर की, इसका मास 2 किलोग्राम है, और ब्लॉक जो इससे कनेक्टेड है वो 4 किलोग्राम है। तो आपको ये बताना है, फाइंड टाइम, फाइंड वैल्यू ऑफ टाइम आफ्टर विच pulse originated at left end will reach the pulley on right। क्वेश्चन नोट करके बताओ तो सॉल्व करते हैं इसको। ये जो पल्स आपने लेफ्ट हैंड पे ओरिजिनेट किया है, वो पल्स आपका राइट वाले पुली तक पहुंच जाए तो कितने टाइम के बाद ऐसा होगा, आफ्टर व्हाट टाइम डू यू थिंक दिस पल्स और वेव, जो भी कह लो आप, विल रीच टू दिस पुली, ठीक है, विच इज बेसिकली ओरिजिनेटेड एट द लेफ्ट हैंड, विल रीच ऑन द राइट हैंड, कितने टाइम के बाद।
हो गया बच्चे? Okay, you are trying to solve. Okay, just try. No, I don't think time is 15. Let me solve now. First of all, see, a wave will be moving with a constant speed, right? तो speed constant है. The speed constant है तो time हम कैसे निकाल सकते हैं? तो time can be simply calculated as distance divided by speed. So if I get the value of speed, I'll be able to find the value of time. अब स्पीड कैसे निकालें? तो वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू. बट द पॉइंट इज सर यहाँ पर टेंशन कैसे निकालें? इस क्वेश्चन में टेंशन आपको मेंशन नहीं है. दे हैव नॉट गिवन यू द टेंशन. तो देखो, एज द ब्लॉक इज नॉट मूविंग, मैं कह सकता हूं कि ब्लॉक पे अगर हम फोर्सेस देखें तो देयर इज अ फोर्स ऑफ 40 ऑन द ब्लॉक इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड देयर इज अ फोर्स ऑफ टेंशन ऑन द ब्लॉक इन द अपवर्ड डायरेक्शन. तो ऊपर की तरफ टेंशन है और नीचे की तरफ 40 लग रहा है, एंड बिकॉज ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम तो टी शुड बी इक्वल टू 40. ये जो आपका टेंशन है वो एग्जैक्टली कितना होगा? तो दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू 40 न्यूटन. तो आप स्पीड को कैसे लिखेंगे? तो स्पीड विल बी रिटन एज 40 डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट लेंथ. मास ऑफ दिस होल इज 2 एंड लेंथ इज 10. तो 2/10 इज 1/5. इसका मतलब है कि v की वैल्यू मेरे हिसाब से तो आ रही है अंडर रूट 200 मीटर पर सेकेंड. So if we have got this v as under root 200 meter per second, the time would be the length that the wave has to cover is 10 divided by under root of 200. अब जो भी इससे solve करके आए, that will be the time taken by the pulse to go from the left end to the right end. ओके, मूविंग ऑन. अब थोड़ी सी और बात समझो. धीरे धीरे हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे जिसका नाम है स्टैंडिंग वेव. ठीक है, और वंस वी विल डील विद द स्टैंडिंग वेव, उसके बाद फिर हम डिस्कशन करेंगे स्पीड ऑफ साउंड वेव पे. बट अभी फिलहाल हम स्टैंडिंग वेव पे जा रहे हैं. स्टैंडिंग वेव पे पहुंचने से पहले कुछ चीजों को समझें. रिफ्लेक्शन ऑफ वेव. रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, वेव का रिफ्लेक्शन. अब एक बात याद रखिए, वेव का जो रिफ्लेक्शन होता है, अच्छा, रिफ्लेक्शन इज बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ वेव, राइट? एंड दिस इज द रीजन व्हाई लाइट रिफ्लेक्ट्स, राइट? लाइट बिहेव्स एज अ वेव. वो आप 12th में पढ़ेंगे कि लाइट बिहेव्स एज अ वेव. तो इसलिए लाइट रिफ्लेक्ट करती है, तो लाइट वेव है. तो एवरी वेव हैज दिस प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन. अब ये रिफ्लेक्शन जो होगा, इट कैन आइदर बी फ्रॉम द रिजिड बाउंड्री और इट कैन टेक from the flexible boundary. Reflection can take place at the rigid boundary or reflection can take place at the flexible boundary. What do we mean by rigid and flexible? Rigid का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आप एक कोई दीवार कंसीडर कर लो, एक वॉल ले लो. वॉल, ये आपकी कोई वॉल है और आपने इसके साथ एक स्ट्रिंग बांध रखा है. तो ये वाला जो एंड है, दिस एंड इज रिजिड. मतलब अगर आप इस स्ट्रिंग को आप जर्क देंगे ना, स्ट्रिंग को अगर आप ऐसे ऐसे करेंगे, तो ये वाला जो पॉइंट है ऑफ द वॉल जिसके साथ ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है, दिस पॉइंट विल नॉट मूव अप और डाउन. भाई आप स्ट्रिंग को अगर हिला रहे हैं तो उससे ये पॉइंट तो नहीं हिलने लग जाएगा, बिकॉज इट्स अ रिजिड सपोर्ट और रिजिड बाउंड्री. ठीक है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिजिड बाउंड्री. फ्लेक्सिबल बाउंड्री क्या है? फ्लेक्सिबल बाउंड्री ऐसा समझो कि आपकी एक रॉड है
रॉड पे आपकी एक रिंग है और इस रिंग के साथ आपने एक स्ट्रिंग बांध रखा है। ये रॉड पे रिंग है एंड रिंग कैन स्लाइड। ये रिंग है ऐसे, देखो ये रिंग है और रिंग इस पे ऐसे स्लाइड कर सकती है ना, इस पे रिंग ऐसे स्लाइड कर सकती है। ठीक है, तो अगर मैं इसको जर्क दूं, इसको इफ आई जर्क अप एंड डाउन, तो व्हाट विल हैपन, बिकॉज रिंग इज फ्री टू मूव, इट इज नॉट फिक्स्ड, इट इज फ्री। तो ये भी अगर आप इसको जर्क देंगे स्ट्रिंग को, तो ये भी ऊपर नीचे करेगा, मतलब इसका भी डिस्प्लेसमेंट होगा। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फ्लेक्सिबल बाउंड्री एंड द अनदर इज द एग्जांपल ऑफ रिजिड बाउंड्री। ठीक है, इस वाले एग्जांपल को हम कह सकते हैं कि दिस इज फ्लेक्सिबल बाउंड्री और दूसरा वाला रिजिड बाउंड्री। फ्लेक्सिबल बाउंड्री and this is a rigid boundary। ठीक है, अब फ्लेक्सिबल और रिजिड बाउंड्री की चीजों को समझिए आप। सर ये फ्लेक्सिबल बाउंड्री, ये रिजिड बाउंड्री, चर बाई आर बी और बी, यहां से हमने एक पल्स क्रिएट किया है ऐसे। ठीक है, मतलब ये जा रहा है, ये पल्स, ये इंसिडेंट पल्स, ये जाएगा, ये इस रिंग से टकराएगा और रिंग इसको रिफ्लेक्ट करा देगी, तो मतलब एक रिफ्लेक्टेड पल्स मिलेगा मुझे। इसी तरह से यहां पर अगर हम एक पल्स क्रिएट करते हैं, तो ये भी इंसिडेंट पल्स, ये जाएगा, दीवार से टकराएगा और दीवार इसको रिफ्लेक्ट कर देगी यहां से। दिस इज द रिफ्लेक्टेड पल्स। ठीक है, तो आपके दो तरह के पल्स, एक रिजिड, मतलब एक आपका दो केसेस, एक रिफ्लेक्शन एट द फ्लेक्सिबल बाउंड्री और दूसरा इज द रिफ्लेक्शन एट द रिजिड बाउंड्री। तो दो तरह के रिफ्लेक्शंस होंगे यहाँ पर भी, फ्लेक्सिबल बाउंड्री और रिजिड बाउंड्री। दोनों में डिफरेंस क्या होता है बेटा? डिफरेंस होता है कि इफ यू हैव अ फ्लेक्सिबल बाउंड्री, तो ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन ओनली द डायरेक्शन गेट्स रिवर्स्ड, देयर विल बी नो चेंज ऑन द फेज। मतलब क्या कि ये पल्स ऐसे जा रहा है ना ऊपर, तो जब ये रिफ्लेक्ट होगा ना, ये रिफ्लेक्ट होगा, तो ये क्रेस्ट ही रिफ्लेक्ट होगा। अगर मान लो कि क्रेस्ट गया था तो क्रेस्ट ही रिफ्लेक्ट होगा। बट रिजिड बाउंड्री में क्या होता है कि अगर क्रेस्ट जा रहा है तो ट्रफ रिफ्लेक्ट होगा और ट्रफ जा रहा है तो क्रेस्ट रिफ्लेक्ट होगा। आई बात समझ में? अगर आप पॉजिटिव जा रहे थे तो आप निगेटिव रिफ्लेक्ट होंगे और अगर निगेटिव जा रहे थे तो पॉजिटिव रिफ्लेक्ट होंगे। मतलब यहां पर इन दिस रिफ्लेक्शन विद द रिजिड बाउंड्री फेज चेंजेस बाय, मैं इसमें ऐसे नीचे लिख देता हूं, फेज चेंजेस बाय 180 डिग्री। क्योंकि आप पॉजिटिव जा रहे थे, आप निगेटिव आने लगे, तो पॉजिटिव और निगेटिव, तो मतलब सीधा ऊपर जा रहे थे, आप सीधा नीचे हो गए, तो चेंज कितने का आ गया एंगल वाइज अगर देखो तो 180 डिग्री का आ गया। फेज चेंजेस बाय 180 डिग्री। यहां पर फेज कितना से चेंज होगा, तो फेज चेंजेस बाय 0 डिग्री। देयर इज नो चेंज ऑफ फेज एज सच, क्योंकि आपका पॉजिटिव पार्ट जा रहा था, पॉजिटिव पार्ट ही लौट के आ रहा है, तो फेज में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस केस में फ्लेक्सिबल बाउंड्री में सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है और रिजिड बाउंड्री में डायरेक्शन के साथ साथ फेज भी चेंज होता है। तो अगर हम फ्लेक्सिबल बाउंड्री और रिजिड बाउंड्री के लिए देखें इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन, तो ये हम लिखेंगे a sin ओमेगा t माइनस ऑफ kx। तो रिफ्लेक्टेड के लिए हम लिखेंगे y इज इक्वल टू a sin, बिकॉज डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई ना, तो ओमेगा t प्लस ऑफ kx। राइट जा रहा था, अब लेफ्ट आने लगा, तो ओमेगा t प्लस ऑफ kx। यहां पर अगर आप लिखेंगे तो y इंसिडेंट विल बी रिटन एज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस ऑफ kx। तो रिफ्लेक्टेड क्या होगा, माइनस ऑफ a sin ओमेगा t प्लस ऑफ kx। ये जो स्टार्टिंग में माइनस साइन है वो इस बात को बता रहा है कि अगर पहले आपका एम्पलीट्यूड पॉजिटिव था तो अब निगेटिव हो गया। ठीक है, पहले आपका एम्पलीट्यूड अगर पॉजिटिव था तो अब क्या हो गया, अब आपका वो एम्पलीट्यूड निगेटिव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों चीजें हुई हैं, डायरेक्शन भी रिवर्स हो गई और पॉजिटिव साइड बिकम्स निगेटिव साइड। तो जब भी रिफ्लेक्शन फ्रॉम द रिजिड बाउंड्री होगा तो ये फिनोमेना होगा कि पॉजिटिव साइड विल बिकम नेगेटिव साइड एंड नेगेटिव साइड विल बिकम पॉजिटिव साइड, तो इसलिए फेज का चेंज होगा। बट फ्लेक्सिबल बाउंड्री में देयर विल बी नो चेंज ऑफ फेज, ओनली देयर विल बी द चेंज ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, आफ्टर द रिफ्लेक्शन डायरेक्शन विल जस्ट रिवर्स, बट इन द केस ऑफ रिजिड बाउंड्री डायरेक्शन तो रिवर्स होगी, साथ साथ फेज भी ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है सर, नोट कर लीजिए इसको।